और उस बेस क्लास के पॉइंटर के साथ अगर मैं, ठीक है ना, ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन को प्रोसेस करूंगा तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अर्ली बाइंडिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, अर्ली बाइंडिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो आपके सामने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने जब पॉलीमॉर्फिज्म करनी है तो ये चीजें थोड़ी सी आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अंदर, यानी कि बेस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बेस क्लास पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं ड्राइव्ड क्लास का, ठीक है, तो अब उस ड्राइव्ड क्लास के जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर वेरिएबल है, उसके साथ मैं बेस क्लास के फंक्शंस को प्रोसेस कर सकता हूं, लेकिन मैं ड्राइव्ड क्लास के फंक्शंस को प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब बाइंडिंग हो जाती है कंपाइल टाइम पे वो इसके साथ ही बाइंड करता है, इसके साथ उसको बाइंड नहीं करता, ठीक है। तो ये आप कमी लगा के बोल लो, ठीक है, चाहे आप एरर लगा के बोल लो, चाहे आप ये कंपाइलर की प्रोसेसिंग टेक्निक लगा के बोल लो कि वो ऐसे काम करता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपके सामने एरर क्रिएट हो जाएगी कि इसके साथ आप इनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो हालांकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये बेस क्लास है जो उसको ड्राइव कर, इसको इनहेरिट कर रही है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इस बेस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल बनाया, उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कहता मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसने क्या किया, अर्ली बाइंडिंग कर दी, तो उसको ये पता है फंक्शन 1 पता है, फंक्शन 2 पता है, फंक्शन 3 पता है जो बेस क्लास के अंदर थे, लेकिन ये वाले फंक्शन नहीं पता जो ड्राइव्ड क्लास के अंदर थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको एरर दे देगा। तो ये आप कुछ भी बोल लो, चाहे तो ये फुल, हाँ जी सर, अगर हम मतलब कि जो पॉइंटर है वो ड्राइव्ड क्लास का बना दें, मतलब कि ऐसा कुछ केस हो सकता है, तो फिर ड्राइव्ड वो क्लास का, हाँ फिर तो बात ही अलग होगी ना, फिर तो पूरा कंसेप्ट ही वही हो गया, ये तो हम कर ही चुके हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्राइव लिखूं वो तो बात ही अलग होगी, वो तो हम कर ही चुके हैं ना, ड्राइव क्लास पॉइंटर बना के न्यू किया था, तब तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, ओके ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि बेस क्लास के पॉइंटर, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, बेस क्लास पॉइंटर एंड ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो बेस क्लास का पॉइंटर बना के उसके अंदर हमने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया, जब उसके अंदर ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया तो कहता वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है कि दैट इज नॉट फिजिबल, कि जो तू करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत है, ये दिक्कत भी बोल लो, चाहे आप ये बोल लो कि ये काम करने का तरीका है, ऐसे बोल लो, अगर आपको लगता है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कंपाइलर के काम करने का तरीका है, कंपाइलर ऐसे काम करता है, ठीक है। तो कंपाइलर ऐसे ही प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है छोटी छोटी ये बुनियाद है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म तक पहुंचने की, ठीक है। ओके, तो ये अब आपको आइडिया हो चुका है, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन कि ये काम कैसे करता है और कैसे इसमें प्रोसेस रहता है। ओके, सो अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको माइंड में रखना है, ठीक है जी। अब अगला है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको देख लेते हैं। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ भी नहीं, मतलब आपको ये लगा के चलो कि आपने एक ही लाइन में एक ही बार में 10 ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है, 20 ऑब्जेक्ट बना सकते हो, 30 ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, चॉइसेस अगेन, आपको कितने बच्चे चाहिए क्लास में, आपको 40 बच्चे चाहिए, आप 40 ऑब्जेक्ट एक ही बार में बना दो, आपको 50 चाहिए, आप 50 एक ही बार में बना सकते हो, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं पॉइंटर्स विद एरे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, आप ये भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, द पॉइंटर विद एरेस, तो ये भी सही है, या एरेज ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन जो नॉर्मल है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट विद एरे, कुछ ऐसे आप रख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो मैंने एक क्लास ली, क्लास आइटम, ठीक है जी, उसके अंदर इंट कोड, ठीक है जी, उसके अंदर फ्लोट प्राइस, ठीक है जी, ये दो मेरे वेरिएबल्स है, प्राइवेट वेरिएबल्स।
तो दूसरा मैं ले रहा हूं पब्लिक, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन ले रहा हूं वाइड गेट डेटा, ठीक है जी, इसके अंदर मैं ले रहा हूं इंट ए इंट बी, ठीक है जी, दो वेरिएबल लिए। उसके बाद कोड के अंदर, ठीक है, अब देखो मैंने इंट ए और इंट बी लिया, तो ये मीनिंगफुल नहीं है ना, ये मीनिंगफुल नहीं है, तो बेटर है कि हम इसको मीनिंगफुल लेते हैं। इंट कोड, ठीक है, फ्लोट प्राइस, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, दिस ऑफ कोड इज इक्वल टू कोड, ठीक है, दिस ऑफ प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। एक मिनट जरा, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हेलो, हाँ जी सर, हाँ तो 12 बजे मैं चलूंगा घर से, तो 12 सवा 12 आपके पास आ जाऊंगा। पापा की लोड है तो आएंगे कैसे, दिक्कत ये है ना। फोटो आईडी कार्ड, अच्छा पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है ठीक है, कोई बात है। अच्छा अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, अगर वो अकेले चले जाएंगे तो आपको मिल लेंगे, नहीं तो फिर मेरे को ही आना पड़ेगा लेके। 10 मिनट का ही काम है, ज्यादा तो है ही नहीं है ना। ओके ओके, तो क्या पेमेंट हो रखी है कि करनी है, कितनी है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके सो ये अपनी क्लास है, ठीक है, तो दिस कोड है ना, दिस प्राइस, इसके अंदर ये वाला कोड जाएगा, ये वाला प्राइस चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद मेथड्स बना रहा हूं मैं, दूसरा मेथड जो है वाइड, सिंपल सा मेथड है शो, ठीक है जी, इसके अंदर हम कर रहे हैं सी आउट ऑफ कोड, ठीक है जी, कोड शो करवा रहे हैं, ठीक है, सी आउट ऑफ प्राइस, तो हम प्राइस शो करवा रहे हैं, डेट्स इट। दो मेथड हमने बनाए क्लास के अंदर, एक तो जो डेटा लेगा, ठीक है, और जो दूसरा शो करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके दो मेथड्स हो गए, गेट डेटा एंड शो, असेसर्स एंड म्यूटेटर्स, ठीक है, म्यूटेटर नहीं बोल सकते आप, ठीक है, क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहे, जस्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो फैसिलिटेटर्स बोल सकते हैं, इसको फैसिलिटेटर बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये शो कर रहा है आपको ना, रिटर्न नहीं कर रहा। ओके, सो ये मेरा क्लास इज रेडी। नाउ द कॉन्सेप्ट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। अब मेरे को आइटम्स मान के चलो 10 आइटम्स रखनी है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, इंट मेन, ठीक है, मैं क्या करूंगा, आइटम 1 ऑब्जेक्ट, आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आइटम क्लास का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं, आइटम, ठीक है, I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10, है ना। उसके बाद मैं कुछ और बना रहा हूं, मेरे को 20 चाहिए 20 बनाऊंगा, मेरे को 40 चाहिए 40 बनाऊंगा, ठीक है, दैट इज नॉट ए गुड वे। तो मैं क्या कर सकता हूं, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी मैकेनिज्म आप इसको पॉइंटर ऑफ एरे भी बोल सकते हो, ठीक है, या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, व्हाटएवर। आइटम, ठीक है जी, एस्टिक साइन पी, ये मैंने उसका पॉइंटर वेरिएबल लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, न्यू आइटम, ठीक है जी, कितनी चाहिए मुझे, 10 चाहिए जी, ये लो, बात खत्म होगी, ठीक है। अब हुआ क्या, कहता 10 मेमोरीज एलोकेट होगी, ठीक है, रेलिवेंट टू दिस, इस क्लास के रेलिवेंट 10 मेमोरीज मुझे एलोकेट हो चुकी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 क्योंकि एरे है, तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमने किया था, आपको याद होगा जब हमने
नॉर्मल किया था, जब स्टार्टिंग वाले डेज में मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, तो आपने सिंपल एक लिया था तो वहां पे एक दिया, लेकिन यहाँ पे मैं एरे ले रहा हूँ, है ना, आई एम टेकिंग एरे, तो मैंने 10 ले ली, ठीक है, मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स बना लिए कि आई नीड 10 आइटम्स, तो मुझे 10 आइटम चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को डेटा कैसे डालना है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर i इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, i लेस देन 10 i प्लस प्लस, ठीक है जी, तो ये मेरा काम हो गया। अब उसके बाद सी आउट ऑफ इनपुट कोड एंड प्राइस, वेरी सिंपल, ठीक है, फॉर आइटम आई, तो आई की स्टार्टिंग कितनी है, 0 है, तो यानी कि 0 आइटम के लिए कहता कोड और प्राइस डाल दे, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे मांग लिया यूजर से, ठीक है। अब यूजर से मांगा है, उसके बाद मैं सीन के थ्रू एक्स और वाई ले लेता हूँ, सीन ऑफ एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, इंट एक्स एंड फ्लोट वाई, ठीक है जी। तो x के अंदर आपका कोड आ जाएगा, y के अंदर आप y के अंदर आपका प्राइस आ जाएगा, तो आप कोड और प्राइस भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा मेथड है जिसके अंदर डेटा सेट होता है, p ऑफ गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा, ठीक है जी। उसके अंदर मैं क्या डाला, x और y, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे आई वो यहाँ पे चलेगी, अब यहाँ पे जाने के बाद वो इस कोड में आ गई और इस प्राइस में आ गई, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने किया, तो p की वैल्यू को भी एक इंक्रीज करना है ना अपने को, ठीक है ना, p की वैल्यू को भी एक इंक्रीज करना है, तो 10 तो लूप चल गई आपकी x और y के लिए, ये तो 10 बार चला देगा, लेकिन p की वैल्यू भी तो आगे बढ़ानी है ना, तो p की वैल्यू कितनी, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, तो यानी कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे एरे का फंडामेंटल्स है, तो देखो ये एरे है, ठीक है, ये एरे है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहला पड़ा है इस क्लास का, और इसका साइज कितना है, मान के चलो 2 बाइट ये ले रहा है, 2 बाइट ये ले रहा है, तो 4 बाइट यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये दूसरी लोकेशन है, वहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये तीसरी लोकेशन है, यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये चौथी लोकेशन है, यहाँ पे चौथा ऑब्जेक्ट पड़ा है, पांचवा छठा। अब पी के अंदर क्या है, पी के अंदर इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, अगर मान के चलो इसका स्टार्टिंग 200 है, तो इसका अगला 204 होगा, इसका 208 होगा, होगा, ठीक है, इसका 216 होगा, ठीक है। अब पी के अंदर जो एड्रेस है वो 200 है, ठीक है, पी के अंदर एड्रेस 200 है, तो मैंने ये लूप 10 बार चलाई, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पी की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी है, 200 है, जब ये इंक्रीमेंट हुआ तो 201 नहीं हुआ, ये आप बैक जाओ पॉइंटर कॉन्सेप्ट में जो हमने डिस्कस किया था, तो ये जो इंक्रीमेंट कर रहा है, कहता है ये यहां से यहां पे इंक्रीमेंट कर रहा है, दिस इज द पॉइंटर्स अर्थमेटिक, आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया भी था, मेरे को याद है, अगर आप भूल गए हो तो मेरे को याद है, मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर अर्थमेटिक के केस में क्या है, जब हम p प्लस प्लस कर रहे हैं तो जितना उस पॉइंटर के ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी कि उसके अंदर जो भी आपने मेमोरी एलोकेट की हुई है, तो उसका मतलब वो उतना जंप लेता है, ठीक है। तो यहाँ 200 से 201 नहीं आया, 204 पे आया, 204 पे 208 पे आया, 208 पे 212 पे आया, 216 पे आया, ठीक है, मतलब इस लोकेशन पे आता गया, और वो गेट मेथड करके, यानी कि इसके अंदर एक गेट मेथड था, उसके अंदर वो वैल्यू एलोकेट करता गया, तो आपने 10 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को क्या कर दिया, इंस्टेंशिएट कर दिया, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मेथड है, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आपका शो मेथड, ठीक है, तो शो मेथड को कॉल करते हैं, तो उसको भी 10 बार शो करना है, क्योंकि आपको 10 आइटम्स के प्राइस देखने हैं, तो मैंने सेम लूप लिखा, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 i प्लस प्लस, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूं, सिंपल करवा रहा हूं, ठीक है, p ऑफ, ठीक है ना, p ऑफ शो डेटा, ठीक है, दैट्स इट। अब सेम काम कर रहा हूं p प्लस प्लस, लो जी, ये लो, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ठीक है ना, ये काम आपका हो गया। तो सेम प्रोसेस, p ऑफ शो डेटा, जो हमने पहले एरे में डाली थी वैल्यूज, अब वो एरेस के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ द होमोजेनियस, होमोजेनियस के अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, आप स्ट्रक्चर डालना चाहते हो स्ट्रक्चर भी डाल सकते हो, तो हमने वो भी देखा था, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस वन इज द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये है फंडामेंटल वे कि अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं इन वन शॉट, तो आपने वन शॉट में देखो मल्टीपल मेमोरीज दे दी, नहीं तो आप क्या करते, item 1
आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता। तो दिस वन इज द बेटर वे हाउ यू कैन प्रोसेस इट, है ना। सही है ना ये। तो अगर कोई क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, पूछ लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, पूछ लीजिए बिफोर प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स आप इसको बोल सकते हो। दिस कांसेप्ट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है कोई? हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? क्या बोलते, नो क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, कि इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लें। हाँ जी, क्या बोलते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो? हाँ जी, प्लीज, इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, इस कॉन्सेप्ट को? हाँ जी, हाँ नाम है, जवाब दे दो दोस्त। सर कर लेंगे हम। हो जाएगा, चलो ठीक है जी, सर ओके। ठीक है जी, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंटर, ठीक है। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है दिस पॉइंटर। ठीक है, अब दिस पॉइंटर क्या है? ये एक कीवर्ड है, दिस इज ए कीवर्ड, ठीक है जी। अब दिस का मतलब आधा तो आपको पता ही लग चुका है, ठीक है। मैं क्लास बोल रहा हूं, ठीक है, मान के चलो कोई भी क्लास एबीसी ली, उसके अंदर मैं ले रहा हूं इंट ए, ठीक है जी। अब मैं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3, बात सेम है। अगर मैं लिखूं दिस ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का मतलब सेम है। ये हम इतना तो हम जान ही चुके हैं, है ना। ठीक है, इतना तो हम जान ही चुके हैं कि हमें जो बाहर से आ रहे हैं आर्गुमेंट और उस ऑब्जेक्ट लेवल के आर्गुमेंट्स को, अगर दोनों का नाम सेम है, ठीक है, जो यानी कि बाहर से आए, मतलब एक लोकल वेरिएबल, आप एक लगा के चलो, एक अपने पास लोकल वेरिएबल है, ठीक है, एक अपने पास ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। अब दोनों का नाम सेम है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ठीक है, जो लोकल वेरिएबल है, आपको पता है कि हम फंक्शन के अंदर, मैं एक बार फिर से, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं एक बार 2 मिनट लगा के आपको फिर बता रहा हूं। ठीक है, तो ये मान के चलो मेरा ए वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ये क्लास लेवल वेरिएबल है, ठीक है जी। और ये जो मेरा वेरिएबल है, मान के चलो मैंने फंक्शन में बनाया, गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर भी मैंने ए रखा, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने बी रखा, तो यहां पे भी 2 है, ठीक है। अब देखो, ये नाम और ये नाम, ये लोकल वेरिएबल है, इसकी जो पहचान है सिर्फ इसके अंदर, पहचान है पूरी क्लास के अंदर है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों का नाम सेम है, अब दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दिस ऑफ ए, यानी कि जब मैं दिस ऑफ ए की बात कर रहा हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस क्लास लेवल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, और उसके अंदर मैंने ए दिया, तो मतलब नॉर्मल ए लिख रहा हूं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट लेवल के वेरिएबल की बात कर रहा हूं, सॉरी, इस क्या बोलते हैं, फंक्शन लेवल वेरिएबल की बात कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट है, दिस ऑफ ए मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास लेवल वेरिएबल और ऑब्जेक्ट लेवल, जो दोनों में जो मर्जी बोलो, दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है, क्लास लेवल वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। अब उसके अंदर मैंने ये वाला लोकल वेरिएबल वैल्यू ए डाल दी, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं दिस ऑफ बी, इसके अंदर मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, तो यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ए और बी मैंने डाल दिया, तो ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस का, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना तो हमें आइडिया हो गया, ठीक है। चलो अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। अब आपने एक कोड बना के दिखाना है मेरे को कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर नेम आ रहा है, ठीक है जी, इसके अंदर एज आ रही है, ठीक है जी, इसके अंदर आपकी सैलरी आ रही है, इसके अंदर भी नेम है, इसके अंदर भी एज है, इसके अंदर भी सैलरी है, जो कुछ भी और ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, आप नेम और एज ही ले लो, चाहे सैलरी छोड़ो। अब मुझे जो आउटपुट बनाना है, मुझे जो दिखाना, वो ये दिखाना है कि ये ऑब्जेक्ट
इस नेम की एज बड़ी है या इस नेम की एज बड़ी है, ठीक है, इस नेम की एज बड़ी है या इस नेम की एज बड़ी है, दैट्स योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म इट। अब ये दो दो तरीकों से हो सकता है, ठीक है, वन इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, एक तो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं आता तो आप एक फंक्शन बना लो, ग्रेटर नाम का एक फंक्शन बना के आप उससे परफॉर्म कर सकते हो। चॉइस इज अगेन योर, 5 मिनट है आपके पास, ठीक है, एंड यू आर सपोज टू राइट for the same that you are supposed to check the greater value, greater age value from these two variables, okay। तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, तो मेरे पास अभी जो टाइम हुआ है 10:37 हुए, तो आई विल कम बैक टू यू गाइस एट 10:43, ठीक है जी। तो अभी आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट यू आर सपोज टू चेक द ग्रेटर वैल्यू बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। हाँ जी, बनाओ, फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ, that you are supposed to write a code for the same।
हाँ जी हो गया क्या? हो गया क्या जी? हाँ जी हो गया। आप लोगों में से किया किसी ने? हाँ जी भाई हुआ क्या? हाँ जी एनी वन ऑफ यू? हाँ जी हुआ। हाँ जी अजय आप कहना चाह रहे हो कुछ? हाँ जी हिना जी हो गया। हाँ जी हिना जी हाँ जी अर्शदीप आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हाँ जी हुआ क्या नहीं हुआ? प्लीज कंफर्म एनीवन हैज ट्राई और नॉट ट्राइड और नॉट? हाँ जी गुरसिमरन सिंह जी, सुजिंदर सोनी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी विशा वीरू मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी तो ट्राई किया आप लोगों ने, किसी का आंसर आया? नहीं सर, नहीं आया सर, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया सर। क्वेश्चन ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स में आपको जो बड़ी एज है उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है, दैट्स इट। दो ऑब्जेक्ट्स में से जिस ऑब्जेक्ट की एज बड़ी है आपको उसको रिटर्न करवाना है, दैट्स इट, बात खत्म होगी। मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, अब आपकी क्लास के अब आप क्लास हो, आपकी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4। अब मैं सिर्फ दो को लेके चल रहा हूँ कि इन दो ऑब्जेक्ट्स में से मुझे बड़ा बड़ा जो बड़ी एज वाला स्टूडेंट है वो बाहर निकालना है, दैट्स इट, है ना? तो ये मेरा काम है, तो ये मेरा काम है। ओके चलो देखते हैं जी। तो ठीक है, मैं आपको छोटा सा पहले फंक्शन बना के दिखाता हूं कि फंक्शन क्या है। कहता है ये मेरी क्लास है, ठीक है, पर्सन, ठीक है जी, मान के चलो ये मेरी पर्सन क्लास बनी है, वो नाम और वो ले रही है, तो उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है जी। वो मुझे क्या देगी? वो ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करेगी, और जो वो ऑब्जेक्ट लेगा वो कौन सा लेगा? पर्सन, ठीक है, M%X, ठीक है। अब इसको समझते हैं ये क्या है। कहता है अब मेरी एक क्लास है, ठीक है जी, क्लास पर्सन, अब उसके अंदर करेक्टर नाम का नेम है, ठीक है जी, और उसके बाद एक फ्लोट नाम की एज है, ठीक है, फ्लोट नाम की एज है। ये दो वेरिएबल है मेरी इस क्लास के अंदर। उस क्लास का नाम क्या है? पर्सन। अब मैंने जब इसके ऑब्जेक्ट बनाए जब मैंने इसके ऑब्जेक्ट बनाए तो इसका ऑब्जेक्ट एक बना, ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट 1 और ये स्टूडेंट 2, यहां आप लगा के चलो पर्सन 1 एंड पर्सन 2। अब इस पर्सन 1 का नेम है राम, ठीक है जी, और इसकी एज जो है लेट्स सपोज 22 है। इस पर्सन का नाम है श्याम और इसकी एज क्या है? 23 है, ठीक है। तो बड़ा पर्सन 2 हुआ, यानी कि ये मेरे पास आउटपुट आएगी कि भैया जो नेम है वो श्याम है, जो एज बड़ी है वो 23 वाला बड़ा है। यानी कि कंपैरिजन ऑफ टू पर्संस
ठीक है ना, 2 पर्सन। अब आपकी क्लास के मैं 2 बच्चे उठा रहा हूं, अब दोनों की एज का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो दोनों को पहले अपना नाम और एज डालना पड़ेगा, देन आई विल कैलकुलेट इट, ओके दिस वन इज द ग्रेटर पर्सन, ओके, ग्रेटर एज पर्सन। तो अब ये इसका बेनिफिट क्या है, मेरी एक क्लास है, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बने हैं। अब उसमें से मैंने देखना है कि सबसे मेरी एक शॉपिंग नाम की क्लास थी, अब उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बने हैं, मल्टीपल बंदों ने सामान खरीदा है, मुझे ये देखना है कि ओके सबसे ज्यादा सामान किसने खरीदा, सबसे ज्यादा मेरा वैल्यूएबल कस्टमर कौन है, तो मैं उसको पिक कर लूंगा, मान के चलो ये है तो मैं इसको पिक कर लूंगा, है ना। दैट आई एम गोइंग टू कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये मेरा है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन कि हमें करना है तो करना क्या है। तो इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बने, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब जब इनके ऑब्जेक्ट बने तो आपने क्या किया, अब आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रिटर्न तो ऑब्जेक्ट ही होगा ना, अगर मैं बात करूं तो रिटर्न तो ये P2 किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज म्यूट कर लो। हाँ जी प्लीज परमीत कौर जी म्यूट करिए, हाँ जी। ओके सो नाउ बैक टू द बेसिक्स। तो अब अल्टीमेटली रिटर्न तो हमें ये ऑब्जेक्ट हो रहा है ना, दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न इट, मैं 2 ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, ठीक है ना। अब वो मुझे जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर रहा है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो रिटर्निंग ए ऑब्जेक्ट, तो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, उस फंक्शन के अंदर देखो, अब मैं जब कॉल कर रहा हूं, आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था जब हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की थी, तो मैंने क्या लिखा, P1 डॉट, है ना, P1 डॉट मैक्स समथिंग लाइक दिस, हमने कुछ ऐसा ऑपरेटर बनाया था, आपको याद होगा। उसके अंदर हमने P2 को पास किया था। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, हम इसी से करेंगे, ठीक है, नॉर्मल वे से। लेकिन आपके लिए मैं असाइनमेंट छोड़ रहा हूं दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म विद दिस, ठीक है ना। हमने ये भी कर रखा है, जो टाइम ऑब्जेक्ट्स को हमने कंपैरिजन किया था, ठीक है, टाइम ऑब्जेक्ट्स को हमने कंपैरिजन किया था विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आपको याद होगा मैंने आपको करके दिखाया था, ग्रेटर टाइम यू आर गेटिंग रिटर्न। तो ये सिंपली, बट मैं यहां पे ये करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, कहता दिस इज रेफरिंग फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो ये वाला ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास अपना है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। और ये वाला क्या है जो मेरे पास बाहर से आ रहा है ना, ये मेरा दिस है, यानी कि दिस वन, दिस इज माइन, ओके, एंड आई एम गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि इसके थ्रू मैंने इसको कॉल किया है, तो ये मैं मेजर मैं बना, मेन मैं बना, और जो मेरे अंदर आ रहा है, ठीक है, वो P2 बना। कंसेप्ट समझो, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। तो ये P1 है, ये मेरा अपना है, यानी कि दिस इज माइन, ओके। ये P2 क्या है, कहता है ये P2 जो मेरे पास बाहर से आ रहा है, यानी कि मेरे पास 2 आ रहे हैं, एक तो मैं खुद हूं और एक मेरे पास बाहर से आ रहा है। अब दोनों में से मैंने कंपैरिजन करके बताना है कि भैया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अगर तो मैं बड़ा हूं तो मैं दिस रिटर्न कर दूंगा, अगर तो तू बड़ा है तो भैया मैं P2 रिटर्न कर दूंगा, दैट्स वेरी सिंपल। तो मैं अब जो मेन टास्क पे आ रहा हूं, अब जो मेन फंक्शन लिखने जा रहा हूं वो ये है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, जो पर्सन रिटर्न करेगा, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, किस क्लास का, पर्सन क्लास का, ठीक है। उसका नाम जो होगा वो ग्रेटर है, ठीक है। वो क्या लेगा, कहता वो P2 लेगा, ठीक है ना, P2 लेगा। तो P2 लेगा, तो P2 लेना है, तो ये आउटसाइड द क्लास मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। आप अगर अंदर करना चाहते हो तो ये हटा दो, ठीक है। तो सिंपली ये भी हटा दो, ठीक है। लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, मैंने आउटसाइड द क्लास यूज किया, ठीक है। तो क्लास नेम दिया मैपिंग करने, सर आप म्यूट हो गए। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज, हाँ जी अब आ रही है, काइंडली कंफर्म। यस सर आ रही है सर। ओके ओके ओके। तो मैं जो करने बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि 2 ऑब्जेक्ट्स में से बड़ा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक तो आप खुद हो, यानी कि जब आप कर रहे हो P1 डॉट ग्रेटर ऑफ P2,
एक तो आप खुद हो यानी कि दिस वन, और ये आपके पास आया है P2। अब आपने दोनों में से बड़ा निकाल करके बाहर भेजना है। हो सकता है वो P1 हो सकता है वो P2 हो। अगर तो P1 है तो दिस वन है, अगर P2 है तो जो मेरे पास बाहर से आया वो वाला है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया दैट इज द ग्रेटर, जो किस क्लास का है, वो पर्सन क्लास का है। ठीक है, पर्सन क्लास का है और क्या रिटर्न कर रहा है, कहता है वो पर्सन क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है या तो P1 रिटर्न होगा या तो P2 रिटर्न होगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल फंडामेंटल्स। ओके, तो अब इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं अब इसके अंदर बात कर रहा हूं, तो x के अंदर मेरे पास P2 आ गया, यानी कि x किसको बिलोंग कर रहा है, P2 ऑब्जेक्ट को, और ये वाला जो बिलोंग कर रहा है वो किसको बिलोंग कर रहा है, P1 ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, इफ, ठीक है जी, इफ x डॉट एज ग्रेटर देन दिस एज, है ना, दिस एज, चाहे आप दिस एज लिखो तब भी ठीक है, इस केस में नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने डिफरेंशिएट करने के कर लिया कि दिस एज मतलब जो मेरे पास एज है। तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, मैं सिंपली x को रिटर्न कर रहा हूं, दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज म्यूट कर लो यार, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। शिखा, सिल्की जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं रिटर्न करवा रहा हूं, ठीक है ना, रिटर्न करवा रहा हूं दिस x की, यानी कि अगर x बड़ा है, ठीक है, यानी कि इस x की एज बड़ी है, ठीक है, आई एम कंपैरिजन दिस वेरिएबल, तो रिटर्न कर दो, ठीक है ना, रिटर्न कर दो ये वाला x, यानी कि P2 ही बाहर आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करना है, एल्स रिटर्न, है ना, रिटर्न क्या रिटर्न करोगे, यानी कि जो आपके पास है, ठीक है ना, P1। अब इसको कैसे रिटर्न करोगे, ठीक है, अब यही, यानी कि मैं अपने आप को ही रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं अपने आप को ही रिटर्न कर रहा हूं। तो P1 तो कुछ नहीं आएगा, इधर एरर दे देगा वो, क्योंकि P1 तो मैं हूं, मेरे पास आया है, तो मैं अपने आप को रिटर्न करने जा रहा हूं। तो मैं अपने आप को कैसे रिटर्न करूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, क्योंकि अगर मैं रिटर्न P1 लिखूंगा तो वो एरर दे देगा कि भैया P1 तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक ही पास कर रहा हूं। या तो मुझे P1 की P को भी पास करना पड़ेगा, यानी कि P1 को भी पास करना पड़ेगा, इसको भी पास करना पड़ेगा, इसको भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, देन आई कैन परफॉर्म इट विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंड फंक्शन, जो हमने देखा था, आपको याद होगा, हमने एरर मिस्टेक की थी वहां पे, तो हमने वेरिएबल रिटर्न करवा दिया, वो तो ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं अपने आप को रिटर्न करवाना, यानी कि मैं अपने आप को खुद को रिटर्न करवाना चाहता हूं। अगर मुझे खुद को रिटर्न करवाना है तो कहता है ऐसा तरीका नहीं है, तो ये एरर है, क्योंकि P1 वो बोलेगा अनडिफाइंड P1, क्योंकि मैंने P1 को कहीं पे लिया ही नहीं। या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे यहाँ पे कॉमा डाल करके एक और ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जो P1 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही पास किया है, ठीक है ना। अब मैं अपने आप को ही रिटर्न करवाना चाहता हूं। तो ये जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए कि आपने अपने आप को ही अपने फंक्शन में से रिटर्न करवाना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको कब हम कैसे हैंडल करेंगे, हम क्या रिटर्न करवाएंगे कि भैया अगर तो मैं बड़ा हूं, है ना, अगर तो मैं बड़ा हूं तो क्या रिटर्न होगा, तो कहता क्या रिटर्न होगा, कहता एस्टिक साइन ऑफ दिस। लो जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ये अपने आप, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप एड्रेस है, तो ये अपने आप का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने आप को रिटर्न नहीं करवा रहे, क्योंकि हमने अपने आप को लिया ही नहीं इधर, हम तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू चल रहे हैं कि भैया मेरे पास ये दो वेरिएबल है। हाँ, वेरिएबल जरूर है, ठीक है ना, वेरिएबल जरूर है, क्योंकि हमने किया P1 डॉट ग्रेटर P2, लेकिन हमारे पास अपने आप को ये पूरे को रिटर्न करवाने का कोई सोल्यूशन नहीं है। वेरिएबल मैं रिटर्न करवा सकता हूं, इधर मैं ऐसे लिख सकता हूं, कहता रिटर्न दिस ऑफ एज, तो मैं ये करवा सकता हूं, ये परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे तो पूरे के पूरे को रिटर्न करवाना है। अब अगर इसको मैं रियल टाइम सिनेरियो में देखूं तो ये है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मान के चलो ये मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं मेरे, ठीक है, हर क्लाइंट के नेम है, हर क्लाइंट की एज है, हर क्लाइंट की सेलिंग वैल्यू है, हर क्लाइंट की डेमोग्राफिक्स है, ठीक है, डेमोग्राफिक्स का मतलब उसकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री, एज क्या है, कहाँ से है, क्या है, ठीक है जी। उसके बाद उसने मेरे साथ कितने की शॉपिंग कर रखी है, कितने प्रोडक्ट किस तारीख को खरीदे हैं, पूरी उसकी हिस्ट्री है, पूरी डिटेल है, ठीक है। सेम क्लाइंट इधर भी है,
ठीक है, उसकी भी पूरी डिटेल है। सेम क्लाइंट इधर भी है, उसकी भी पूरी डिटेल है। सेम क्लाइंट इधर। अब मैंने को इस सारे क्लाइंट्स में से ये देखना है कि सबसे वैल्यूएबल क्लाइंट कौन है। मान के चलो मेरे पास अगर 1000 क्लाइंट है, ठीक है, 100 क्लाइंट है, 500 क्लाइंट है, तो उसमें से ये देखना है कि सबसे वैल्यूएबल क्लाइंट कौन सा है। ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब मैं ये सारे ऑब्जेक्ट को आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है। अब उस इंफॉर्मेशन में से मुझे ये भी चाहिए कि उसने किस किस तारीख को, किस किस दिन, कितने कितने की शॉपिंग की है, तभी मैं उसको फाइनलाइज करूंगा ना। कि मान के चलो जब मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री देखी तो मुझे ये कंक्लूड होके आता है कि ये मेरे साथ पिछले 5 सालों से एसोसिएटेड है और उसने मेरे साथ 70 लाख की प्रोडक्ट खरीदे हैं, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा क्लाइंट है। ये निकल के आता है कि भैया ये मेरे साथ पिछले 3 सालों से एसोसिएटेड है और इसने मेरे साथ 80 लाख के प्रोडक्ट खरीद चुका है, ठीक है। और ये अगला क्लाइंट है, ठीक है, ये अगला क्लाइंट है। जस्ट वेट फॉर सेकंड यार। हाँ जी राकेश जी, हेलो, हाँ जी। नहीं बात नहीं हुई मेरी यार, मैं तो क्लास ले रहा हूँ ना अभी। हाँ नहीं हुई नहीं बात। हाँ हाँ 12 बजे के बाद तो पक्का आऊंगा। ओके सो ठीक है, तो अब ये क्लाइंट है, अब उसके साथ ऐसे ही मेरा तीसरा है, ऐसे ही मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स है। अब मुझे क्या रिटर्न करवाना है, मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन सा मेरा सबसे वैल्यूएबल क्लाइंट है। मान के चलो ये क्लाइंट मेरा सबसे वैल्यूएबल क्लाइंट है, ठीक है। अब मैं पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसने किस किस दिन मेरे साथ शॉपिंग की है, ठीक है, कब से वो मेरे साथ एसोसिएटेड है, वो कहां से है, उसके होम एड्रेस क्या है। आई नीड दी एंटायर इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास निकल करके आया फाइनली कि दिस वन इज अ क्लाइंट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट हु इज मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट और मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर। अब मैंने क्या किया, सारे ऑब्जेक्ट पास किए, ठीक है, एक फंक्शन बनाया था, उसके अंदर पूरा लॉजिक लिखा, ठीक है, वो कितने साल से एसोसिएटेड है, उसने कितनी कितने की शॉपिंग किस किस दिन मेरे साथ की, तो टोटल उसने कितने प्रोडक्ट खरीदे। अब वो फाइनल करके मुझे ये पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न हो रही है जो बड़ी है, ठीक है ना, जो बड़ी है। तो ये पूरी की पूरी मेरे पास इंफॉर्मेशन रिटर्न हो रही है। तो अगर आपको इतने क्लाइंट भेजने हैं तो आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को करके देखना, ये आपका पूरा एक रियल टाइम यूज केस हो जाएगा। अगर आपको इतने ऑब्जेक्ट भेजने हैं तो आप यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, ठीक है ना। आप पहले ऑब्जेक्ट सारे एक एरे में डाल दो, ठीक है, एरे में डालने के बाद आप उसको इसमें इस फंक्शन में भेज दो, फिर इस फंक्शन में भेजने के बाद उसको प्रोसेस करो, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद फिर आप फाइनलाइज करो, ओके दिस वन इज द ऑब्जेक्ट विच इज मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो। तो बैक टू दिस बेसिक एग्जांपल। तो अब मुझे अपने फंक्शन में से अपने आप को ही रिटर्न करवाना है। तो कहता मैं ले तो सिर्फ उधर से एक रहा हूं, लेकिन मुझे अपने आप को रिटर्न करवाना है। तो अपने आप को रिटर्न करवाने के लिए मैं क्या यूज करूं? तो कहता मैं दिस यूज कर सकता हूं, ठीक है, मैं दिस यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं दिस यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्या यूज किया, मैंने दिस यूज किया। तो ये एक फंडा है, ये एक प्रोसेस है कि अपने आप को, अपने ही पूरे इंटायर सिनेरियो को रिटर्न करवाना। तो यार मैं क्लास ले रहे हैं, फिर करता कल, मैं क्लास ले रहे हैं। हाँ ठीक है जी, अपने आप को मुझे रिटर्न करवाना है, ठीक है जी, अपने आप को ही रिटर्न करवाना है। तो देन आई कैन यूज दिस, तो मैं दिस को यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये एडवांटेज है दिस की, ये बेनिफिट है, ठीक है। अपने आप को आपको रिटर्न करवाना है, ठीक है। अगर आपको अपने आप को नहीं रिटर्न करवाना तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट पास करके फिर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये एक्स रिटर्न किया क्योंकि ये तो मैंने उधर से ले लिया था, तो ये मैंने बड़ा रिटर्न कर दिया कि भैया ठीक है, अगर तू बड़ा है तो तू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो मैं अपने आप को खुद को रिटर्न करूंगा। तो खुद को रिटर्न करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दिस। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझाने में कितना टाइम लग गया, ठीक है जी।
तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, शायद आपने पढ़ रखा हो, देख रखा हो, लेकिन आपने माइट भी स्किप कर रखा हो। तो ये भी कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमने जब, आपको याद होगा जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की थी उस टाइम हमें दिस का नहीं पता था। अब आप वहां पे, हम याद है हमने 2 ऑब्जेक्ट पास करने पड़े थे, हमें प्रॉब्लम आ गई थी, हमें एरर आ गई थी कि हमें 2 ऑब्जेक्ट पास करने हैं। तो आप अगर एक के साथ भी करना चाहते हो तो फिर वहां पे आपको दिस रिटर्न करवा दो, दैट्स इट, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब हम फंस गए थे प्रॉब्लम करते करते, आई सपोज इनटू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में से बड़ा नंबर जब हमने निकालना था यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, तो हम एक ही पास कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें दिक्कत आ रही थी कि हमें रिटर्न कैसे करना है, तो फिर हमने गूगल किया था, तो गूगल ने हमें रिकमेंडेशन दी थी कि उस फ्रेंड फंक्शन के अंदर आपको 2 ऑब्जेक्ट्स को पास करना पड़ेगा, तब आप जाकर के रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अब वो प्रॉब्लम एक ही ऑब्जेक्ट पास करने से सॉल्व हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है जी, ओके। तो आई थिंक नाउ द पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ये चाहते हो देखना तो मैं इसका कोड बना देता हूँ, एक छोटा सा फंक्शन पूरा बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं रेदर देन टू टाइप में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं इधर ही बना रहा हूँ। ठीक है तो अब देखो, अब मैंने एक क्लास बनाई पर्सन। ठीक है जी, अब एक क्लास बना दी पर्सन, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया उसके बाद मैंने क्या किया, तो उसके बाद इसके अंदर मैं ले रहा हूं करेक्टर नेम। ठीक है जी, कैर नेम। तो इसके अंदर जो नेम है वो आप ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो। उसकी एज, तो जो भी एज है आपने एज ली। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के अंदर ये उसका कंस्ट्रक्टर है पर्सन। ठीक है, तो इसके अंदर 2 पैरामीटर आ रहे हैं, एस्ट्रिक साइन ऑफ एस। ठीक है, और ये, ठीक है जी, अब इसके अंदर आप कर रहे हो strcpy स्ट्रिंग कॉपी। सबको पता है ये क्या करता है। ठीक है, अब उसके बाद एज के अंदर एज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जो उधर से नाम आएगा वो इसके अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है, इस नेम के अंदर स्ट्रिंग कॉपी। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है जी, ये आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, उधर से जो भी नेम आएगा एस के अंदर, ठीक है जी, एस के यहाँ पे एस लिखो, उधर से जो भी नेम आएगा एस में से वो इस वेरिएबल में कॉपी कर देगा। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग को कॉपी करने का ये तरीका है, क्योंकि तो कैरेक्टर एरे ले रहे हैं हम, तो वो इसको कॉपी कर देगा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये मैंने बना दिया। अब उसके बाद मैं बना रहा हूं, इस क्लास को हम कर देते हैं बंद। ठीक है जी, तो एक इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग दे देते हैं, अगर आप देना चाहते हो तो वो ये है पर्सन, जो हमें रिटर्न करता है एड्रेस। ठीक है जी, और उसका नाम क्या है, गेट, या यू कैन से दी ग्रेटर। ठीक है जी, तो पर्सन नाम का ही वो ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोटोटाइपिंग होगी। अब इस फंक्शन की मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, दैट इज द आउटसाइड द क्लास। तो मैंने क्या लिखा कि भैया पर्सन एम्परसेंड पर्सन, ठीक है जी, कॉलन, ठीक है जी, उसके बाद ग्रेटर। ठीक है जी, ये उसके अंदर जो पर्सन क्लास का ही ऑब्जेक्ट आएगा, एम्परसेंड ऑफ एक्स। ठीक है, पर्सन क्लास का ही ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद ये क्या करेगा ये क्या करेगा, ये आपको अपने आप को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अपने आप को रिटर्न करना है तो कैसे करोगे, इफ x डॉट एज ग्रेटर देन दिस एज लिख लो, चाहे सिंपल ए लिख लो तब भी हो जाएगा, रिटर्न x। ठीक है जी, एल्स रिटर्न एस्टिक साइन ऑफ दिस, दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये आपका लॉजिक लिखा गया है। अब आगे आपको क्या करना है, वाइड डिस्प्ले नाम का मेथड लिखना है। ठीक है, तो जो भी होगा सी आउट ऑफ नेम रिटर्न करवा लो। ठीक है जी, सी आउट ऑफ एज रिटर्न करवा दो, दैट्स इट। तो ये मैंने गलत कर दिया, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर ही लिख लो, चाहे डिस्प्ले नाम का कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आउटसाइड द क्लास उसकी पूरी डेफिनेशन दे दी। अब सिंपल है, अब इसको कॉल कैसे करना है और कंपैरिजन कैसे करना है, वेरी सिंपल। अब मेन उसके ऊपर आते हैं। तो मैंने इंट मेन, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा पर्सन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक पर्सन 1 बनाया। ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया XYZ,
और साथ में उसकी एज पास कर दी, लेट्स सपोज 80, ठीक है। तो ये person2 है, ठीक है, P2। अब इसकी अपनी डिटेल्स हैं YYY, ठीक है, और इसके जो नेम है, लेट्स सपोज इसकी जो एज है वो मैंने पास कर दी 38, ठीक है जी। अब मैं दोनों को कंपैरिजन करने जा रहा हूं, तो दोनों को कंपैरिजन करना है तो P1 डॉट, ठीक है जी। अब मैं एक और बना रहा हूं, अब यहां पे देखते हैं मैंने क्या किया, क्योंकि जो मेरा मेथड है वो रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पर्सन क्लास का मैक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैक्स के अंदर मैंने क्या किया, P1 डॉट ग्रेटर, ठीक है जी, ग्रेटर यानी कि ग्रेटर फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर क्या पास किया, P2 पास कर दिया, दैट्स इट, ठीक है जी। अब मेरे पास जो भी ग्रेटर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस है ये ग्रेटर है, ठीक है, तो ये अपने आप को रिटर्न करेगा, यानी कि आपका ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। जब ये वाला कोड चलेगा तो अब हमें क्या करना है, सिंपल यहां पे मैक्स डॉट डिस्प्ले करना है, दैट्स इट, लो जी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस बन गया। अब आपने क्या किया, आपने सिंपल दो ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर नेम और एज दे दी, ठीक है जी, नेम और एज दे दी। तो अब ये जो मैक्स नाम का तीसरा जो ऑब्जेक्ट है, ये दो जो उधर से ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये भी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो इसने वो रिटर्न किया जो भी बड़ा था, तो इसने अपने आप को खुद को रिटर्न किया, ठीक है, यानी खुद को रिटर्न करने का मतलब इसने XYZ और 80 को भी रिटर्न किया, ये पूरे ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न किया। उधर से आपके पास ये ऐसे ऑब्जेक्ट आया ना कि एक सिंगल वेरिएबल, अगर आप सिंगल वेरिएबल चाहते हो तो आपको फिर इधर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इंटीजर एज कर दो, ठीक है, इंटीजर एज कर दो कि ये जो काम है ये काम करके एज रिटर्न करेगा। लेकिन मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम भी चाहिए, उसका एज भी चाहिए, ठीक है, उसकी बायोग्राफी भी चाहिए, उसकी डेमोग्राफिक्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है। तो अपने आप को जब कोई भी क्लास को अपने आप के ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम दिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप थोड़ा सा चीजों को अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है, कि दिस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आई थिंक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा हमें। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को अगर रिटर्न करवाना है तो देन यू कैन यूज दिस, ठीक है जी। आई थिंक आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, चले आगे, हाँ जी चले आगे। ओके, सो दिस वन फॉर दिस, तो ये आप चाहे तो एक बार फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। तो ये छोटी सी एग्जांपल है, एक बार खुद करके देख लेना प्लीज। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बड़े यूजफुल है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े यूजफुल है, एक बात याद रख लेना। टफ इंटरव्यूज में ये सब कुछ पूछा जाता है। जो प्रोडक्ट लेवल कंपनीज है, ठीक है, जिनके पैकेज अच्छे रहते हैं, वो ये ऐसी चीजों के बारे में तो पूछेंगे, ये हमेशा अपने माइंड में बात फिट कर लो। अब मेथड ओवरराइडिंग है क्या? ठीक है जी, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है इंटरव्यू में, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो मेथड ओवरलोडिंग है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भैया मैं एक मेथड को नई डेफिनेशन दे रहा हूं ड्राइव्ड क्लास में आकर के, ठीक है जी, मैं एक मेथड को नई डेफिनेशन दे रहा हूं ड्राइव्ड क्लास में आकर के, यानी कि अगर मान के चलो मेरी ये कार है, ठीक है, ये मेरी कार है, ये मेरी कार है। अब इस कार के अंदर जो विंडोज है वो पावर विंडो नहीं है, ठीक है ना, वो विंडो पावर विंडो नहीं है। तो वो कैसी है? वो ऐसी है, आपको याद होगा कि जो पुरानी मारुति में आती थी ऐसे हैंडल वाली, है ना, उसको आप रोल करते थे, फिर वो शीशा ऊपर जाता है नीचे जाता था, ठीक है जी। तो अब ये है, मान के चलो ये जो मेथड है इस कार के अंदर, उस मेथड का नाम क्या है? विंडो, ठीक है जी, विंडो। लेकिन ये पावर नहीं है, ये नॉर्मल है, मैनुअल है। अब जब मैंने इस क्लास को, ये जो मेरा मॉडल है ये LXI मॉडल है, ठीक है। जब इस क्लास को मैंने इनहेरिट किया तो यहां पे मेरी जो दूसरी है क्लास वो VXI है, जो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है LXI को। अब इस क्लास के अंदर जो विंडो नाम का फंक्शन है ना, विंडो नाम का फंक्शन है। अब इस क्लास के अंदर विंडो नाम का फंक्शन था, कहता वो ये फंक्शन था, ये मैनुअल फंक्शन था।
लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, ठीक है ना, इसको यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, तो अब ये विंडो फंक्शन भी इधर आया। अब ये जो विंडो फंक्शन है ये कहता है कि मैं तो यही वाला हूं, मैं तो यही वाला हूं, लेकिन कहता मैं अगले मॉडल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मॉडल में क्या है, मेरे मॉडल में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये भी बनाना है, ठीक है, सॉरी इसका एडवांस वर्जन लेके आना है, ठीक है ना, जो कि पावर विंडो है, ठीक है, ऐसे बटन वाला। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ठीक है, तो ये बटन वाला, ठीक है, तो मुझे ये बनाना है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 ध्यान से देखना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर अलग से एक फंक्शन मैंने बनाया, अगर मैं मेथड ओवरराइडिंग नहीं करना चाहता तो मैंने अलग से फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम रखा पावर विंडो, ठीक है ना, पावर विंडो। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि इसके अंदर ये भी आ गया, क्योंकि इनहेरिट किया है तो ये विंडो भी आ गई, ठीक है, और पावर विंडो भी आ गई, लेकिन इसका कोई यूज है, ये तो अननेसेसरीली मेमोरी लेके बैठा है ना, इसका तो कोई यूज है ही नहीं मेरे को। मैं क्योंकि मैं तो जो मॉडल बना रहा हूँ VXI मॉडल बना रहा हूँ, यानी कि ये बेस से एक ऊपर वाला, उसके अंदर जो है वो ये रखना है, लेकिन मेरे पास ये भी आ रहा है, तो कहता है इसकी क्या जरूरत है, दो अलग अलग फंक्शन बनाऊं, है ना, यूजर को कंफ्यूज कर दूं मैं, कि यूजर आ रहा है उसको कंफ्यूज कर दूं, ओके विंडो लेनी है कि पावर विंडो लेनी है। अब जब मैं मेरे पास आप LXI मॉडल VXI मॉडल लेने आ रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो अच्छा भैया एक बात बताओ, आपको विंडो लेनी है कि पावर विंडो लेनी है, आपने बोला मुझे पावर विंडो लेनी है, ठीक है जी, मैं पावर विंडो आपको दे रहा हूं, लेकिन उसमें क्या कर रहा हूं कि विंडो को पहले हटा रहा हूं, फिर उसके बाद नई विंडो पावर विंडो ला रहा हूं। कंसेप्ट समझो, आप मेरे पास आए, ठीक है, आप मेरे पास आए, अब आपने क्या किया, आप मेरे पास आए, मेरे पास LXI मॉडल था, आपको इसमें पावर विंडो चाहिए थी, ठीक है, आपको इसको पावर विंडो चाहिए थी, अब मैंने क्या किया, ये खिड़की को पूरा उतारा और नई खिड़की वहां पे लगाई, ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास तो यही वाली थी ना, यही वाली थी, यानी कि मैंने एक नई खिड़की लाई, मैं उसको नाम दे रहा हूं कि सर ये नई खिड़की है, ये पावर विंडो खिड़की है, ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट, यानी कि आपने एक नया फंक्शन लिखा पावर विंडो, उसके अंदर आपने ये वाली फंक्शनैलिटी दी, ठीक है, ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि वही विंडो वाला जब मैं तेरे को यहां पे बेटा ओवरलोड करूं, ठीक है ना, यानी कि तेरे को इनहेरिट करूं, तो तू जो पुराना विंडो वाला फंक्शन है, फंक्शन का नाम चेंज ना हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाए, ठीक है जी, उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाए, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन मेथड, क्योंकि फंक्शन तो है नहीं ना, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है मैं फिर से एक बार बता देता हूं, फंक्शन जो खुले पड़े रहते हैं, मेथड क्या है, जब यही फंक्शन किसी क्लास के अंदर आ जाते हैं तो उसको मेथड बोल देते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फंक्शंस और मेथड के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे, यानी कि यहां पे भी विंडो फंक्शन है, लेकिन जब उसको मैंने यहां पे इनहेरिट किया तो वहां पे जो विंडो फंक्शन बना उसको मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी, अब मैं कॉल विंडो फंक्शन को ही कर रहा हूं, अब मैं कॉल विंडो फंक्शन को ही कर रहा हूं। लेकिन पुराने सिनेरियो में क्या था कि जब आपने VXI गाड़ी ले ली, अब आपके पास दो ऑप्शन बनती हैं, या तो विंडो 1 या तो विंडो 2, कि आपके पास दोनों है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक तो यूजलेस ही है, एक तो यूजलेस है, वो तो किसी काम की आप कभी भी यूज नहीं करोगे, ऐसा सिस्टम कभी यूज करोगे, कभी भी यूज नहीं करोगे, अगर मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं तो ये तो मैं वेस्टेज कर रहा हूं ना, मैं रिसोर्स वेस्ट कर रहा हूं, मैं मेमोरी वेस्ट कर रहा हूं, नेसेसरली आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, ले ले वही मैनुअल विंडो, ये ले वही पावर विंडो, क्योंकि आप कभी इसको यूज करने वाले नहीं हो, आप हमेशा इसी को यूज करोगे, आप हमेशा इसी को यूज करोगे। तो जब आपने इसी को यूज करना है तो कहता मुझे फिर दो दो अलग अलग ऑप्शन देने की जरूरत क्या है, मैं इसी फंक्शन को यहां पे ओवरराइड कर देता हूं, दैट्स मीन आई एम गिविंग माय ओन न्यू डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का, ठीक है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, देखो मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में फर्क है, ठीक है। ओवरराइडिंग डेफिनेशन दे दी, सेम सिग्नेचर था, सिग्नेचर सेम था, ये याद रखना, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में क्या है कि सिग्नेचर ही बदल गया, ठीक है जी, सिग्नेचर ही बदल गया। लेट सपोज ये मेरा एक फंक्शन है ऐड, अब इसमें ए भी ले रहा है, ठीक है, अब ये दूसरी मैंने डेफिनेशन दी, सिग्नेचर बदल दिया, ठीक है, ये इसका सिग्नेचर बदल दिया। अब ये तीसरा फंक्शन है, ये इसका सिग्नेचर बदल दिया। अब देखो देखना डिफरेंस क्या है, यहां पे सिग्नेचर अलग है, यहां पे सिग्नेचर अलग है, यहां पे सिग्नेचर अलग है,
ठीक है ना। तो ये तो हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग। द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम बट द पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट। तो सिग्नेचर बदल गया। तो ये कॉन्सेप्ट बोलेगा कि मैं जो हूं फंक्शन ओवरलोडिंग हूं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोलेगा फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग बोलना है इसको, फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं बोलना। इसको बोल सकते हो आप मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉन्सेप्ट है तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी है, दोनों चीजें हैं। मेथड ओवरलोडिंग भी है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी है। अब आपको पता है फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जब हम फंक्शन को उठा के क्लास में बाइंड कर देते हैं तो वो बन जाता है मेथड, अगर उसको खुला रख दो तो वो बन जाता है फंक्शन। तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अभी हमारा जो ये हम देख चुके हैं, काफी बार हमने देखा, हमने कंस्ट्रक्टर को भी आपके सामने ओवरलोड किया था, आपको याद होगा। हमने कंस्ट्रक्टर में जब बनाए थे, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है, और एक हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन दी थी कि बंदा अगर ये यूज करेगा ये यूज चलेगा तो ये चलेगा, ये यूज करेगा तो ये सिग्नेचर चलेगा। सेम फंडा है इन द केस ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग एज वेल, बट इन द मेथड ओवरलोडिंग द सिग्नेचर विल नेवर चेंज। सिग्नेचर चेंज नहीं हुआ, तो यहां पे भी विंडो है, यहां पे भी विंडो है, लेकिन जो डेफिनेशन चल रही है वो ये चल रही है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें दिक्कतें भी है, अब उन दिक्कतों को ठीक कैसे करना है, ठीक है ना। पहले हम ये समझेंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है। तो हम करेंगे लेट बाइंडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि आपकी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ, जो आपको पता ही है किससे इंप्लीमेंट होती है, वर्चुअल फंक्शन, ठीक है जी। पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, फिर हम आएंगे उस दिक्कत को सोल्व कैसे करना है, उसको रिजोल्व कैसे करना है, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब आई थिंक आपको आइडिया क्लियर हो गया कि मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी एक अच्छी सी एग्जांपल दे दी कि ये डिफरेंस है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं, ठीक है ना। टेक्निकली अब अगर हम बात करें तो टेक्निकली क्या है, कहता है ये क्लास मेरी ए है, ठीक है जी, ये क्लास मेरी ए है। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये मेरा एक फंक्शन है f1 नाम का, एक मेरा ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक और फंक्शन बनाया f2 नाम का, ठीक है जी, ये मेरा एक और फंक्शन है f2 नाम का। तो ये मेरी क्लास होगी बंद, क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरा दूसरा फंक्शन है क्लास b, ठीक है जी। पब्लिकली किसको इनहेरिट कर रही है, पब्लिकली a को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक फंक्शन है void f1, ठीक है जी, और एक और फंक्शन है void f2, ठीक है जी। तो इसकी भी अंदर डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। void f2 के अंदर हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, ये तो, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, void main, ठीक है, मेन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है जी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने क्या किया, obg डॉट f1, ठीक है जी, उसके बाद obg डॉट f2, ठीक है जी, उसके बाद obg डॉट f2 4, ठीक है। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर हैपन। तो ये जो है दैट इज द मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है जी। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं विद अनदर कलर, ठीक है, तो ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने ब्लैक से हाईलाइटेड किया है, दैट इज द मेथड ओवरराइडिंग। ये कॉन्सेप्ट है मेथड। देखो क्यों, क्योंकि देखो इस क्लास के अंदर भी f1 था, इस क्लास के अंदर भी f1 है, अब दो f1 है, ठीक है ना। ये क्लास के अंदर भी f1 है, ये क्लास के अंदर भी f1 है, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर दो मेथड्स है, ठीक है ना, दो मेथड्स है, तो दोनों मेथड सेम है। अब यहां पे मैं अपनी डेफिनेशन देना चाहता हूं,
ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी डेफिनेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मान के चलो, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है मान के चलो वाई वाई वाई, ठीक है। तो ये मैंने अपनी अपनी डेफिनेशन दे दी। ये कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ, दैट इज द मेथड ओवरराइडिंग। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो F2 है, F2 है, ये आपस में सिमिलर नहीं है क्योंकि सिग्नेचर अलग है। ये वाला जो F2 है वो इसी क्लास का है, लेकिन ये वाला जो F2 है वो इस क्लास का है। दोनों का सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर अलग है, तो इसको हम बोलेंगे मेथड हाइडिंग। ठीक है जी, मेथड आईडी हो गया है, क्योंकि ये जो सिग्नेचर है और ये जो सिग्नेचर है दोनों में अलग है, दोनों में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, ठीक है ना। यानी कि नाम सेम है, बस सिर्फ नाम ही सेम है, लेकिन सिग्नेचर अलग है, नाम सेम है दोनों का, ठीक है। ओके, तो ये दो चीजें आपको क्लियर होगी। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे F1 था, यहाँ पे भी F1 था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने नाम दे दिया, जिसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज कर दी, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो अलग है। अब मैंने क्या किया, वाइड मेन, ठीक है जी, किस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया। ये किसको इनहेरिट कर रही है, ये ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब मैंने जब कॉल किया ओबेजी ऑफ F1, ठीक है ना, F1, तो यहां पे जो आउटपुट आएगी वो किस क्लास की आएगी, ठीक है ना, वो किस क्लास की आएगी, वो बी क्लास की आउटपुट आएगी, ठीक है जी, वो बी क्लास की आउटपुट आने वाली है मेरे पास, ठीक है ना। ओबियस है, हमेशा जो पहली प्रेफरेंस है उसी को मिलती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहां पे जो है, ठीक है जी, यहां पे जो है मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल किया, F2, ठीक है ना, F2। तो यहां पे एरर आने वाला है, एरर आने वाला है। क्यों एरर आने वाला है, क्योंकि यहां पे जो बाइंडिंग हुई है वो अर्ली बाइंडिंग हुई है, ठीक है ना, अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। नोट फंक्शन ओवरलोडिंग, याद रखना है, नोट फंक्शन ओवरलोडिंग, दैट इज द अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो इस क्लास में गया, ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं। जब भी कंपाइल होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इस क्लास की है, ठीक है। इस क्लास में जब वो गया तो उसने क्या किया, उसने F1 देखा तो उसने अपने आप को बाइंड कर दिया, मैं F1 हूं, बात खत्म हो गई। F2 हूं, उसने अपने आप को बाइंड कर दिया कि मैं F2 हूं, मैं एक ऐसा फंक्शन हूं जो पैरामीटर ले रहा है। लेकिन आपने पैरामीटर नहीं दिया, ठीक है। जब आपने पैरामीटर नहीं दिया, वो तो कहता मैं इस सिग्नेचर को समझता ही नहीं हूं, मैं इस सिग्नेचर को समझता ही नहीं हूं, क्योंकि F2 यहां पे है, आपने लिखा हुआ, आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है यार भैया कि F2 मैं ये वाला चला रहा हूं, अब ये वाला नहीं चला रहा। लेकिन यहां पे तो वो कहता एरर है। एरर क्यों है, कहता भाई मैं तो अर्ली बाइंडिंग कर चुका हूं, कि ये तो बाद में आया, मैं पहले बाइंड कर चुका हूं, तो मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। मेरी टाई अप जो है, मेरा जो कंसर्न है, मुझे जो पता है, एक ऐसा F2 फंक्शन है जो एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है जी। तो यहां पे आपको मिलेगा एरर, क्यों, क्योंकि दिस इज द अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। अब जब मैं F2 और 4 चला रहा हूं तो ये परफेक्ट है, तो ये वाला चल रहा है फंक्शन, ठीक है, ये वाला फंक्शन चल रहा है। तो अभी हमने क्या देखा पूरे सिनेरियो में, तो हमने देखा कि पहले अर्ली बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी क्लास में देखता है, जो उसको मिल जाता है ठीक है, लेकिन बाद में जो आ रहा है दैट डजंट मैटर, उसके लिए वो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे नाम सेम है, ठीक है, तो वो पहले ही कर चुका है। अगर नाम अलग होता तो मैं चला देता, अगर मान के चलो वाइड F3 होता तो वो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे मैं लिखता OBG ऑफ F3, वो चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नाम देखो सेम है, नाम सेम होने की वजह से यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द मेथड हाइडिंग, और इसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे तो मैंने F1 वहां से आया था, तो यहाँ पे मैंने अपनी डेफिनेशन दे दी, दैट्स इट, ठीक है जी भैया, हो गया काम। जो मैंने आपको एग्जांपल शेयर किया था, LXI था, ठीक है, LXI में जाके हमने VXI में अपनी डेफिनेशन दे दी, अपनी डेफिनेशन दे दी, अब वो यही चल रही है, अब उसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं, सीधी अर्ली बाइंडिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे जो एरर आ रही है दैट इज एरर थ्रू अर्ली बाइंडिंग। तो ये जो एरर है ये अर्ली बाइंडिंग की एरर है, कैमरा, ठीक है, ये एरर जो है वो अर्ली बाइंडिंग की एरर है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब थोड़ा सा, अब आपको पता लग गया होगा कि क्या पूरी की पूरा सिनेरियो क्या है, ठीक है ना। अर्ली बाइंडिंग क्या है, अर्ली बाइंडिंग मैंने आपको दिखा दी, अर्ली बाइंडिंग ये होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लेट बाइंडिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। तो अब जो मेथड ओवरराइडिंग है, ठीक है, वो क्या है, कहता है रीडिफाइनिंग ए फंक्शन ऑफ बेस क्लास इन ड्राइव्ड क्लास।
तो हमने यही काम किया, हमने ये वाले फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, सॉरी ये वाले फंक्शन को हमने रीडिफाइन कर दिया इस क्लास के अंदर, यानी कि ये जो ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है, बी अपनी ड्राइव्ड क्लास है, इसके पास पब्लिक ए क्लास का ये फंक्शन आ रहा था, उसको हमने क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया इनटू दिस क्लास, ठीक है। तो ये होगी मेथड ओवरराइड, ठीक है जी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कहता था प्रोटोटाइपिंग यानी कि सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ ए ओवरराइड फंक्शन मस्ट बी सेम एज बेस क्लास, दोनों का सिग्नेचर सेम होना चाहिए दोनों का सिग्नेचर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों की वेशभूषा, दोनों की जो आइडेंटिटी है, दोनों की जो प्रोटोटाइपिंग है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। देखो इसने भी कुछ नहीं लिया, इसने भी कुछ नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ लिया था और यहाँ पे इसने कुछ नहीं लिया था, इसने कुछ लिया था, तो वो उसने एरर वहां पे ठोक दिया कि भैया F2 को मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तो अर्ली बाइंडिंग करके बैठा हूं, मैं अपनी काम सेट करके बैठा हूं। अब आप उसके बाद F2 की डेफिनेशन बदल रहे हो तो वो मेरे को नहीं पता लग रहा। अब एक बात है, अब सीधी सी बात है, ठीक है, अब आपको अगर मैं अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग का एक कॉन्सेप्ट समझाऊं, ठीक है, ये कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं ऐसे, ठीक है जी। आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, ये अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग का कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए इमीडिएटली अभी मेरे माइंड में एक एग्जांपल आई है, तो शायद ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे, ठीक है। ओके, तो आपका ये फ्रेंड था, ये चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा है, ठीक है जी। ये एक और फ्रेंड है, ये एक और फ्रेंड है, यानी कि ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन और ये आपका डी पर्सन, ठीक है। अब बी पर्सन ने इसको फोन किया था 10:15 पे, तो इसने बोला था कि मैं अंबाला हूं, ठीक है जी। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अंबाला है, अब इसके पास ये जो सी पर्सन है, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है, इसकी लाइव इंफॉर्मेशन है, इसकी लाइव इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। अब ये पर्सन आ रहा है 11 बजे, ये पूछ रहा है, पहले इसने इसको पूछा, ठीक है जी, कि यार वो कहाँ है। आपने 10:15 बजे फोन किया था, आपने बोला यार वो अंबाला है, ठीक है, वो अंबाला है, आपने बोल दिया कि मेरी बात हुई थी, वो अंबाला पहुंच गया, अंबाला है, ठीक है जी। अब ये पर्सन इसी को पूछ रहा है, सी को, क्योंकि जिसके पास इसकी लाइव लोकेशन है, यानी कि लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। अब इसके पास जो इंफॉर्मेशन है, इसके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, इसने बोला यार बंदा तो है, वो तो पानीपत पहुंच चुका है, ठीक है, बंदा जो है वो पानीपत पहुंच चुका है। तो यानी कि अगर इसके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज द लेट बाइंडिंग, है ना, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, लेट बाइंडिंग, और इसके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फॉर द अर्ली बाइंडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है वो अर्ली बाइंडिंग वाला हो रहा है। देखो पहले इसने बाइंड कर दिया, उसके बाद उसको ये मिल रहा है, तो ये कहता अब नहीं, वही हो गया काम, अब तो मैं बाइंड करके बैठा हूं, अब नहीं मैं कुछ कर सकता। लेकिन अगर इसी चीज को आपने लेट बाइंडिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, वर्चुअल फंक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। इसके ऊपर हम आएंगे बाद में, अभी थोड़ा टाइम पड़ा है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ठीक है, और ओवरराइडिंग होती कैसे है। अगर नॉर्मल कर रहा हूं तो ये हो रही है अर्ली बाइंडिंग, ठीक है जी, अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। तो आप इसको कंपाइल टाइम भी बोल दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रन टाइम इंप्लीमेंटेशन कर ली है, ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम आपकी पॉलीमॉर्फिज्म है, दैट इज द अर्ली बाइंडिंग। तो यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट तो इंफॉर्मेशन ये थी, बेस क्लास की इंफॉर्मेशन तो ये थी, ड्राइव की इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सारा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्लास बनाते हैं, थोड़ा और समझते हैं। क्लास बेस, देखो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बड़ा जानदार ऑपरेटर है, बड़ा काम आता है, ठीक है। पब्लिक, ठीक है, उसके बाद वाइड डिस्प्ले, ठीक है, वाइड डिस्प्ले। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूं सी आउट ऑफ डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास, दैट्स इट। ये मेरा छोटा सा फंक्शन है, लो जी। उसके बाद मेरी आ रही है क्लास ड्राइव्ड, ठीक है जी, जो किसको इनहेरिट कर रही है, पब्लिकली बेस को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक मेथड है पब्लिक, ठीक है जी, उसके बाद जो मेथड है वाइड डिस्प्ले, ठीक है, ये जो मेथड है इसके अंदर मैं कर रहा हूं सी आउट ऑफ
ठीक है जी, डिस्प्ले ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ठीक है जी, तो ये मेरा कोड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब चलते हैं इधर मेन के अंदर, इंट ऑफ मेन। ठीक है जी, अब मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया ड्राइव्ड डी। ठीक है, ये देखो डेफिनेशन दे रहा हूं, सेम है कॉन्सेप्ट, ठीक है सेम है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग कर दी मैंने, यहां पे भी डिस्प्ले था, यहां पे भी डिस्प्ले था, लेकिन कौन सा डिस्प्ले होगा, ये होगा, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग हो चुकी है। ठीक है, मैंने लिखा डी डॉट डिस्प्ले, तो कौन सी आउटपुट आएगी, तो मेरे पास ये आएगी डिस्प्ले ऑफ ड्राइव्ड क्लास। पर आपको बेस क्लास का ड्राइव चलाना है। क्वेश्चन ये है कि आपको बेस क्लास का ड्राइव्ड फंक्शन चलाना है, बेस क्लास का ड्राइव्ड फंक्शन चलाना है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, एम्बिग्यूटी में हमने रिजोल्व किया था। तो डी डॉट बेस कॉलन, ठीक है जी, कॉलन डिस्प्ले। ये अब जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अब बेस क्लास का डिस्प्ले चल रहा है। ठीक है जी, बेस क्लास का डिस्प्ले चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, अगर आपको बेस का चलाना है तो आपको देना पड़ेगा डी डॉट बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये तरीका है। ये तो लेट बाइंडिंग हो गई थी, क्योंकि सॉरी अर्ली बाइंडिंग हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने बाइंड कर दिया, उसको ये भी पता लग रहा है, क्योंकि उसके बाद वो वहां पे गया तो उसको ये पता लगा, तो वो कहता नहीं यार ये नहीं मैं चलाऊंगा, तो सॉरी फॉर द सेम। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लिसिटली इसको चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिस्प्ले मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो है मेथड ओवरराइडिंग का। तो आई थिंक अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे हम आगे इसमें प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, अब आपको दो चीजें पता लग गई होंगी। तो एक तो कंपाइल टाइम आपने समझ ली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और एक रन टाइम आपने समझ ली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज द अर्ली बाइंडिंग। ठीक है जी, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है दैट इज द लेट बाइंडिंग, जो अभी हमने डिस्कस नहीं की है। या इसको आप डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप स्टैटिक भी बोल सकते हो, चॉइस इज अगेन योर। अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करूं, ठीक है जी, पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कहता एक तो कंपाइल, ठीक है जी, कंपाइल टाइम, ठीक है जी, और जो दूसरी है वो आपकी है रन टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम में आपका आ गया फंक्शन ओवरलोडिंग जो हम कर चुके हैं, और जो दूसरी है दैट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हम परफॉर्म कर चुके हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसके साथ इंप्लीमेंट होगी, दैट इज द डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल फंक्शन। ठीक है जी, वर्चुअल फंक्शन के साथ हम इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा पॉलीमॉर्फिज्म है, ये हम स्टार्टिंग में ही कर चुके थे, आपको याद होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने इन डेप्थ किया था, 8-9 प्रोग्राम हमने इसके कंप्लीट किए थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, दैट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग आपको आ चुका है। ठीक है, मेथड को ओवरराइड कैसे करना है, ठीक है ना, ओवरराइडिंग दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, अब अगर इसकी कुछ मेन पॉइंट लिखे जाए तो यही है, सेम नेम डिफरेंट एक्शन। ठीक है, नेम सेम है लेकिन एक्शन जो है वो डिफरेंट। ठीक है जी, एक पावर विंडो था, एक आपका नॉर्मल विंडो था, लेकिन नाम दोनों का सेम है, दैट इज द विंडो। ओके, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, उसको अपने को अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज द फंक्शन। ठीक है जी, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू आप पॉलीमॉर्फिज्म को, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर पाओगे। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग के साथ। और फंक्शन ओवरराइडिंग को अगर आपको रन टाइम में इंप्लीमेंट करना है तो आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, लेट बाइंडिंग का।
अगर आपको फंक्शन ओवरराइडिंग को अर्ली करना है तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल जो हमने किया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी एक गहराई वाली टर्मिनोलॉजी है। फंक्शन ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर दी बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा हूं तो मैं ऑब्वियस है लेट बाइंडिंग की बात कर रहा हूं, और लेट बाइंडिंग को अचीव करने के लिए अपने को वर्चुअल फंक्शन पे आना पड़ेगा। तो अभी हमें पता नहीं है वर्चुअल फंक्शन क्या है, अभी तो हमें टर्मिनोलॉजीज हम क्लियर कर रहे हैं सारी, कि हमने जो भी देखा है जस्ट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को अभी सीख रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कैसे होगी, ठीक है। ओके ओके, सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दैट इज द वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन हम थोड़ा सा देखते हैं, वर्चुअल फंक्शन क्या है, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन क्या है, कहता C++ वर्चुअल फंक्शन is a member function in base class that you redefine it into the derived class. Okay, that means you are going to redefine it into the derived class. तो यहां पे जो हमें कीवर्ड यूज करना है that is the virtual। तो यानी कि अब ध्यान से समझो, यानी कि जब मैंने एक क्लास बनाई थी LXI, तो मुझे पता है कि मेरे को एक VXI क्लास बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर इस विंडो, जो मेरा विंडो नाम का फंक्शन है, इसको रीडिफाइन होगा, ये यहां पे जाके रीडिफाइन होगा, ठीक है ना, यहां पे जाके रीडिफाइन होगा। तो मैं इसको बोल रहा हूं वर्चुअल, ठीक है। तो मैं इसको वर्चुअली इसको हैंडल करूंगा, ठीक है, उसको मैं वर्चुअली क्या करूंगा, उसको वर्चुअली हैंडल करूंगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद कि देखो वर्चुअली हैंडल करने से क्या होगा कि उसकी नई डेफिनेशन या आप उसकी पुरानी डेफिनेशन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंगली बढ़ पाओगे, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है ना, देन यू आर सपोज्ड टू यूज द वर्चुअल। क्योंकि अब मैं विंडो वाली एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे इंजन वाली एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इंजन वाली एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। इंजन तो कोई भी सबका सेम रहेगा, इंजन तो सबका सेम रहेगा, है ना, एवरी टाइम द इंजन विल बी सेम। तो इंजन थोड़ी ना चेंज होगा, तो इंजन तो मुझे बेस का ही चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको रीडिफाइन करना है, यस यू कैन डू द रीडिफाइनिंग। ओके, समझते हैं बाद में, डोंट टेक दिस एग्जांपल एनीमोर, इस एग्जांपल को छोड़ दो अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है। ओके, सो वर्चुअल इज अ कीवर्ड। जो हमने समझा है वो ये समझा है कि भैया जब भी हमें बेस क्लास को रीडिफाइन करना है, उसके किसी फंक्शन को रीडिफाइन करना है, ठीक है जी, तो हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो हमें ये वर्चुअल फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है जी, दैट आई हैव टू यूज दिस वर्चुअल फंक्शन कॉन्सेप्ट। तो अब वर्चुअल का मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब ये है कंपाइलर को ये बताना कि भैया तेरी लेट बाइंडिंग होनी है, तू पहले मत कर लियो, तू जो बाइंडिंग होगी वो लेट बाइंडिंग होगी, अगर तू पहले करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि मैंने तुझे बता दिया। वर्चुअल का मतलब ही यही है कि क्लाइंट को बताना, कंपाइलर को बताना कि भैया तू जो फंक्शन है तेरी लेट बाइंडिंग होगी। ओके, अब ये जो इंप्लीमेंट होगा, ये किसके साथ होगा, ये पॉइंटर के साथ इंप्लीमेंट होगा, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि जब हमने पॉइंटर किया था, ये आपको याद होगा कि अभी अभी जो आज हमने सुबह देखा था कि हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया था, फिर उसके बाद ड्राइव्ड क्लास का पॉइंटर बनाया था, यानी कि उस बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट दे दिया था वो ड्राइव क्लास का दे दिया था, ठीक है। तो जब उसका ऑब्जेक्ट दे दिया था तो फिर ये ड्राइव क्लास के फंक्शन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना, आपको याद होगा कि ये नहीं कर पा रहा था, तो उसी को रिजोल्व करेंगे, ठीक है। कहता when base class pointer contain the address of the derived class object, always execute the base class function. This issue can only be resolved with the help of the virtual function. जो मैंने आपको याद है सुबह अभी एक एग्जांपल दिखाई थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हमारी क्लास A थी, इसके अंदर हमारा एक फंक्शन पब्लिक फंक्शन fun1 था, लेट्स सपोज f1 था, f2 था, f3 था, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास थी B जो पब्लिकली किसको इनहेरिट कर रही थी A को, और यहाँ पे जो फंक्शन था वो
F4 था और F5 था, और बाद में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे बेस B क्लास का, यानी कि इस B क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, सॉरी इस A क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। और इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर या पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आपने जो एड्रेस दिया था वो ड्राइव्ड क्लास का दिया था, ठीक है जी, न्यू आपका B। तो अब यहां पे क्या हुआ था, जब आपने ऑब्जेक्ट ऑफ F1 किया चल गया, ऑब्जेक्ट ऑफ F2 किया चल गया, ऑब्जेक्ट ऑफ F3 किया चल गया, लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट ऑफ F4 किया ये नहीं चला, ऑब्जेक्ट ऑफ F5 किया ये नहीं चला, ठीक है, ये नहीं चला था, आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा। जब हम कुछ ऐसा करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपने जो ड्राइव्ड क्लास के होते हैं उसको नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि वो अर्ली बाइंडिंग हो चुकी है, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज ओके। सो बैक टू द बेसिक, नॉर्मली है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, नॉर्मली है, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिर्फ वर्चुअल यूज करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और भी कोई ज्यादा स्पेशल काम नहीं है। ओके, सो देयर आर सम रूल्स, तो कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है, जो वर्चुअल फंक्शन को जब भी आपने यूज करना है तो आपके माइंड में वो रूल्स होने चाहिए। जो वर्चुअल फंक्शन है दैट शुड बी मेंबर फंक्शन, ओके, मेंबर ऑफ सम क्लास, यानी कि आप फ्रेंड फंक्शन के ऊपर वर्चुअली कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जब भी आपने वर्चुअल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो दे शुड बी मेंबर ऑफ सम क्लास, तो वो मेंबर फंक्शन होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ओके। और दूसरा क्या है, ये स्टैटिक मेथड नहीं होने चाहिए, अभी हमने नहीं पढ़ा स्टैटिक मेथड, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेथड क्या है, ठीक है। तो ये स्टैटिक मेथड भी नहीं होने चाहिए, कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड। तो ये हमेशा जो प्रोसेस होंगे, ठीक है, हमेशा जो प्रोसेस होंगे थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंटर होंगे, तो हमेशा याद रखना है कि आपको पॉइंटर यूज करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर यूज करना है, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी, तो उसी के थ्रू ये प्रोसेस होंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होंगे, ठीक है जी। दे कैन बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, यस, ये फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेंबर फंक्शन होने बहुत जरूरी है, पर ये फ्रेंड फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, whenever that you are using the virtual function, these rule you should keep into the mind। most important rule है कि object pointer, ठीक है जी, object pointer and the member of some class। तो ये दो important points हैं जो इसके अंदर consider होते हैं। तो ये दो रूल आपको रखने हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर आपको चाहिए, ठीक है, एक आपको मेंबर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। कल मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि हमें इसको अचीव कैसे करना है, ठीक है, इसको प्रोसेस कैसे करना है, देन आई विल शो यू टुमारो। तो एनी क्वेश्चन टिल नाउ तो यू कैन आस्क मी। तो एक बार पिछला जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, लास्ट टॉपिक है आपका मेन C++ का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद तो फिर एडवांस पार्ट चालू हो जाएगा आपका, ठीक है, फाइल हैंडलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, और जो हम C++11 के फीचर करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, STL क्या है जो बहुत यूज होती है आजकल, ठीक है, STL जो बहुत यूज होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको ये, मैं आजकल इंडीड में आप लोगों के लिए देखता रहता हूं, ठीक है, ये देखो, ये C++ के रेलिवेंट है सारा, ये C++ की जॉब्स हैं, ये मैं आप लोगों के लिए देखता रहता हूँ कि कोई मुझे ऐसी मिल जाए तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो ये देखो, जैसे सॉफ्टवेयर C++, ठीक है, तो इसमें वो क्या मांगते हैं, तो यहाँ पे 1 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, प्रायर वर्किंग एक्सपीरियंस C++, ठीक है, तो बीटेक होनी चाहिए। तो काफी कंपनीज हैं जो STL मांगती हैं, ठीक है, एबिलिटी टू लर्न द ग्राफ्स द प्रॉब्लम, चलो ये तो लिख ही देते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटर्न, ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, नॉलेज ऑफ डेवलपिंग एप्लीकेशन इन C++, साउंड नॉलेज ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है जी। बाकी तो ये तो लिख ही देते हैं कि गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, फलाना ढिमका,
ठीक है, तो ये है, तो ये मैं आपको करवा दूंगा, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी मैं करवा दूंगा तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा बोलने के लिए, अगर आप प्रॉपरली C++ की जॉब के लिए जा रहे हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक दो कंपनीज थी जिन्होंने मांगा हुआ था STL, ठीक है, STL मांगा हुआ था कि STL आना चाहिए, अपाचे स्पार्क, अपाचे कैसेंड्रा, अपाचे काफका। सैलरी कितनी दे रहे हैं, ये देखो 1,15,000 पर मंथ। और ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं अपाचे स्पार्क, ये बिग डेटा का है सारा, अपाचे कैसेंड्रा, अपाचे काफका, और C++ की नॉलेज मांग रहे हैं। देखो प्रोफिशिएंसी इन C++, ऑब्जेक्टिव C++ और जावा, ठीक है जी। C++ मीडिया प्रोटोकॉल, ये देखो मैंडेटरी मल्टीमीडिया ऑडियो कोडेड, ठीक है। तो मतलब ये ऑनलाइन ट्यूटर है तो छोड़ो। C++ लिनक्स QT, ठीक है, क्वालिटी, ये देखो GUI चाहिए, इनको GUI चाहिए, लेकिन C++, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है C++ की, बहुत जॉब्स हैं, ये देखो, ठीक है, ये देखो काफी जॉब्स हैं C++ की, काफी जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, लेकिन वो मांगते हैं कि नॉलेज हो थोड़ी सी, और आप लोग इसमें एलिजिबल हो, आप लोग इसमें एलिजिबल हो। ये लिख देते हैं 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस, पता है इनको भी है कि हमें नहीं मिलने वाला। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी मिल जाए जिसको नॉलेज हो तो वो उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखो स्ट्रॉन्ग C++ प्रोग्रामिंग स्किल, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप C++ के बलबूते, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं सिर्फ C++ के साथ ही स्टक रहना चाहता हूँ तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो 50,000 पर मंथ भी है, ये देखो C++, हर बंदा, ये देखो ये जॉब्स ही उसी रेलिवेंट है। तो इनको कहाँ से मिलेंगे एक्सपर्ट्स यार, आप लोगों को ही हायर करना पड़ेगा इनको, फ्रेशर्स को हायर करेंगे, उसको ट्रेन कर देंगे। ये देखो C++ और अनदर लैंग्वेज, ये लो, ठीक है, इनको भी पता है, लिख देते हैं, डरना नहीं है, इन्होंने लिख दिया है, देखो 6 साल का, ये 8+ साल का, इनको भी पता है कि हमें कहाँ मिलने वाला है। जब लिखेंगे तभी 2 साल का मिलेगा ना, तभी 2 साल एक्सपीरियंस वाला मिलेगा। तो कहाँ मिलते हैं C++ और CC वाले 8 साल का एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ये देखो, तो अप्लाई करते रहो, अगर आपको लगता है हाँ अप्लाई कर दो, कम सैलरी में रख लेंगे, अगर आप बच्चा अच्छा है तो उसको कम सैलरी में रख लेंगे, आपको तो काम मिलना चाहिए ना। ये देखो आपको तो काम मिलना चाहिए, तो ये देखो लिख दिया स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बोला ना कि जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होंगी वो सारी स्ट्रॉन्ग C+ मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर तो वो कहेंगी, ठीक है। तो ये सब है, तो ये सब है, ये लो शूट ऑन साइट, ठीक है। तो ये लो सी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस CC, देखो सच एज STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है जी। बूस्ट मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है। OpenGL ये भी सॉफ्टवेयर है, एक फ्रेमवर्क सा है, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैं देखता रहता हूँ कई जो मुझे लगेगा कि हाँ आप भी देखा करो, यहाँ पे सिंपल डाल दो C++, आपको ही पता लग जाएगा फ्रेशर C++ जॉब। अब आप देने के लिए एलिजिबल हो, अपने लेवल पे भी करो जी, ऐसा ना पूरा कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपने लेवल पे भी ट्राई करते रहो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, अपने लेवल पे भी आप ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अब आप एलिजिबल हो चुके हो, जितनी हमने C++ कर ली, आप इजीली एक बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, ये लास्ट टॉपिक है, ये एंड है, ये बेसिक मेजर स्टेप्स का एंड है। तो हमने अभी तक देखा है, तो हमने कितने ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स देखे हैं, है ना, कितने स्टेप्स देख लिए, छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, लेकिन देखो कितने बारीक स्टेप्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि एटलीस्ट आप एक बुक या एक साइट को जरूर रेफर करो, ठीक है। तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, तो क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको स्टेप्स करवाए हैं ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, और ये इंटर में पूछ लिए जाएंगे। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब देखो ये ऐसी होगी ना क्वेश्चन, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मैं आपको कोड थोड़ी लिखने, मेरे को आपको भी पता है, मुझे भी पता कि अगर मैं आपको कोड लिखने दे दूंगा, अगर आपको आता भी होगा तो आप 20 मिनट तो लिख ही ला ही दोगे, तो 20 मिनट में तो मैं आपको पूरी C++ पूछ लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली दिखाए हैं और उनका रियल टाइम यूसेज के साथ उसको मैप किया है, कि सो दैट आपके माइंड में वो चीजें फिट हो जाएं कि हाँ कि हम कर क्यों रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है और इसमें आगे कैसे हम इसको रिजोल्व करेंगे,
ठीक है, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट कराए आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको वो रियल टाइम यूज केसेस के साथ ही मैं उसको एसोसिएट करके दिखाऊं। तभी पता लगता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि हम क्यों इन चीजों के ऊपर आए हैं। ठीक है, यही फर्क होता है। जब आप नॉर्मल पीटीयू में पढ़ रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ रहे हो, उस टाइम आपका माइंड सेटअप होता है यार पेपर पास करना है, बस बात खत्म। टीचर को भी पता है कि इनको पेपर पास करवाना है, क्योंकि उनको भी अपने रिजल्ट का पता है। लेकिन जब आप टेक्निकल में आए हो, स्पेशली देखो ना, ये C++ आप बचपन से करते आए हो। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता C++ करवानी, कभी भी नहीं प्रेफर करता। जब मेरे पास 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट आता है, मैं हमेशा ये C++ है, ये 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर या 5th वालों के लिए। ठीक है, 7th में जाके तो एडवांस करो ना यार। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है, आपने यही चीजें अगर 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में कर ली होती, तो आज आप एडवांस कर रहे होते। लेकिन आप, जब मैंने आप लोगों की इंटरव्यू ली, आपको बेसिक्स नहीं पता थे। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि आपको एडवांस चीजों के अंदर ज्यादा लेके आऊं, ठीक है ना, लेकिन अब आपको बेसिक्स नहीं पता थे, आपको कोडिंग नहीं आती। अब अगर मेरी क्लासेस लगाई होगी तो डेफिनेटली आई कैन बेट इट कि आप अपने आप को एक लेवल अप फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया। मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा, प्रशंसा नहीं कर रहा कि मैं अपने आप को बोलूं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा मैं इसको ऐसे इस तरफ मत लेना, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप बैठे हो ना, आप पीटीओ का पेपर क्रैक करने के लिए नहीं बैठे हो। अगर आप मेरी क्लासेस, जो बच्चा रेगुलर लगा रहा है वो सीरियस है, उसको प्लेसमेंट की जरूरत है, उसका टारगेट है प्लेसमेंट। अब जो वो टारगेट माइंड सेटअप उसका टारगेट है, वो प्लेसमेंट है, तो वो खुद भी मेहनत कर रहा है और प्लस मेरी क्लासेस भी लगा रहा है। अब मेरी क्लासेस लगाने के बाद ये तो है नहीं कि आप जेम्स बॉन्ड बन जाओगे जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। ये सच है, जो सच है। किसी भी टीचर की, किसी भी कोई भी ट्रेनर की आप क्लास लगा लो, आप उसके बाद बोलो आप जेम्स बॉन्ड हो, ऐसा नहीं होगा। मैं देखो जितना कवर कर रहा हूं, अब मेरे पास 24 घंटे तो है नहीं आपके साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन आपके लिए, आपके पास अपने आपके लिए 24 घंटे हैं। अब आप उसमें से 2 घंटे आपने मेरी क्लास लगाई, अब उसके पास बचे आपके पास 22 घंटे। 22 घंटों के में भी अगर आपने 2 घंटे दे दिए, 2 घंटे अपने आप अपने दिमाग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दे दिए, तो आपको चीजें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि फंडामेंटल्स आपने क्लियर कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया कि कॉन्सेप्ट ये है, उसको इंप्लीमेंटेशन तो फिर आपका पार्ट है ना। इसको चाहे नोट्स बना के अपने पास लिख लो, लेकिन मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं शेयर करूंगा। जब हमारा कंटेंट कवर हो जाएगा, देन आई विल शेयर दीज नोट्स। तो फिर आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास लिखा हुआ है सब कुछ सी का और C++ का, परफेक्टली लिखा हुआ है, हैंड रिटन है। हर एक चीज को विद एग्जांपल मैंने उसको एलैबोरेट किया है। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अपने हाथ से भी कुछ थोड़े से नोट्स बना लो, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल हो जाते हैं, बेनिफिशियल हो जाते हैं। ठीक है जी, ओके। सो मुझे बताना, एक आपको स्पार्स मैट्रिक्स को कैसे हैंडल करना है, वो भी क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि वो भी बड़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्पार्स मैट्रिक्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो कभी याद करवा देना, तो फिर मैं प्रिपेयर कर लूंगा, क्योंकि अभी मेरे माइंड से भी थोड़ा आउट है वो। तो वो एक बार मैं उसको देख करके फिर आपको वो करवा दूंगा कि स्पार्स मैट्रिक्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि लेटेस्ट रिक्वायरमेंट यही है, स्पार्स मैट्रिक्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। एंड आई होप कि आज आपकी प्लेसमेंट ड्राइव है, तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठना। ठीक है जी, तो डरना नहीं है। कोई भी जॉब है, चाहे वो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है, एटलीस्ट आपके पास एक ऑफर लेटर होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक ऑफर लेटर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो अप होगा। ठीक है जी, तो ऑल दी बेस्ट। आराम से बैठो, एग्जाम में आराम से दो, कूल माइंडेड दो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करो, इंटरव्यू में बैठ के उसको फंसाओ, उसको बताओ कि मैं ही वो पर्सन हूं जिसको तू ढूंढ रहा है, क्योंकि ये बातों वाली इंटरव्यू है। और जीडी है, जीडी में थोड़ा सा पेशेंसली बैठना, और कोशिश करना कि जीडी स्टार्ट तुम लोग करना। जो बंदा स्टार्ट करता है उसको प्लस पॉइंट हमेशा रहता है। और पेशेंसली सुनना, और ऐसा पॉइंट बोलना कि जो पॉइंट उसने नहीं कवर किया तो आप उस पॉइंट को कवर करो, कुछ ऐसा सोचना। क्योंकि अब ये तो नहीं मैं बता सकता कि क्या सोचना, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर, कि आपका टॉपिक है, उसको पेशेंसली सुनना, ध्यान से उसको प्रोसेस करना माइंड के अंदर, फिर फाइनली उसका आंसर देना कि हाँ ये है। और कोई ऐसा पॉइंट बोलना कि जो सबसे यूनिक पॉइंट हो और वैलिड पॉइंट हो। ठीक है, चलो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर द कंपनी। आप ट्राई करो आराम से। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।
सर चले गए। यार सर को बोल दो कोई भी वीडियोस तो डाल दे यूट्यूब पे। डाली नहीं अभी? कोई लेक्चर नहीं डाला ये क्या उसका थी सर? उसका कोई भी लेक्चर नहीं है कल क्या थी सर तुम्हें? यार प्लीज कोई हुने क्या उन्हें कहते? बोल दो कि सर डाल दो अगर किसी को सर का नंबर वगैरह है तो मैं कह देना सर ने, कोई नहीं। प्लीज क्या सर हुने हुने ही डाल दो फिर जो सर ने कहा ना थोड़ा टाइम रुक के तो थोड़ा फोर्सफुली या कह दे कि सर हुने डाल दो प्लीज ओके ओके, कोई नहीं। थैंक यू वेलकम।